हेलो फ्रेंड्स। मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट अफेयर्स शो लेकर के मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने आ रहा हूं। करंट अफेयर्स शो का कंटेंट यह होता है कि डे बाय डे करंट अफेयर्स जो अपडेट मैं करता हूं उसके साथ अगर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और किन किन क्षेत्रों में आप इस जानकारी का, करंट अफेयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, या अन्य कोई पीएससी से संबंधित एग्जामिनेशन हो, साथ ही साथ कोई एसआई का एग्जामिनेशन अगर कोई स्टूडेंट देना चाहता है, बिहार एसआई, यूपी एसआई या हरियाणा एसआई या अन्य कोई वनडे एग्जामिनेशन, प्रत्येक जगह यह निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और यह मोस्ट वीवीआई सेक्शंस के अंतर्गत मैं क्लासेस को कंडक्ट करता हूं। आप लोगों को करना यह है कि मार्गदर्शन आईएएस को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ बेल आइकन को प्रेस करके आपको मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ जाना है। आगे मैं क्लासेस को शुरू करता हूं। पहला जो हमारा बिंदु है, यह है कि फोर्ब्स सूची में एलन मस्क दूसरे स्थान पे आ गए हैं। यानी आप लंबा छलांग देखेंगे कि एलन मस्क के द्वारा लगाया गया है। मैं एक चीज आप लोग को बताऊं तो फोर्ब्स की सूची में 2021 में बहुत सारे अरबपतियों के द्वारा जो है ना इसमें स्थान पक्का किया गया है। अगर 2021 की बात किया जाए तो आपको याद रखने वाला यहाँ पे यह है कि 2755 यह संख्या आप याद रखोगे, मोस्ट वीवीआई सेक्शन के अंतर्गत है। अरबपति 2021 में शामिल है, यानी रिकॉर्ड संख्या में अरबपति 2021 में शामिल है। और संख्या आपको क्या है, 2755। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखोगे। अगर मैं इसी तरीके से भारत के विषय में पहला स्थान बताऊं तो आप लोग सभी को पता होगा, मुकेश अंबानी, इनका स्थान 10वां स्थान निर्धारित किया गया है। और इस तरीके से अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। आगे का जो इम्पोर्टेंट है कि जेफ बेजोस, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व के अंतर्गत जो सबसे बड़े अरबपति है तो उनका नाम आपको जो जेफ बेजोस यानी अमेजन के मालिक, आप देखोगे कि इनके पास 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने अपना स्थान प्रथम अभी भी बना करके रखा हुआ है। और यह लगातार 4 वर्ष से यह स्थिति बनी हुई है और विश्व के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। ठीक है। और इनके शेयर यानी इनकी शेयर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। अमेजन का जो शेयर है 2020 में 64 बिलियन आपको अधिक बढ़ा हुआ है। इस तरीके से इनमें रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। जेफ बेजोस की संपत्ति में 177 बिलियन के साथ अब प्रथम स्थान को प्राप्त किए हैं। ठीक है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो एलन मस्क का आता है। एलन मस्क 151 बिलियन संपत्ति के साथ दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, जो कि 2020 में अगर देखा जाए तो इनकी संपत्ति 126.4 बिलियन थी। और इस तरीके से यह विश्व के 31वें नंबर के धनी व्यक्ति थे, यानी इनका स्थान 100 आपको 31 था 2020 में। लेकिन इन्होंने 2021 में बहुत लंबा छलांग लगाया है और इनकी स्थान आ गई है दूसरा, यानी यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे चाहे आप पीएससी का एग्जामिनेशन, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई वनडे एग्जामिनेशन में, एसआई के एग्जामिनेशन में, दारोगा के एग्जामिनेशन में, सब जगह करंट अफेयर्स से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। 15-20 मिनट के वीडियोज में मैं आपके लिए प्रत्येक दिन लेकर के आऊंगा करंट अफेयर शो के अंतर्गत। और निश्चित रूप से अगर प्रत्येक दिन मुझे आप सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करते हैं तो आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा वह है आरबीआई ने रेपो रेट को 4% कांस्टेंट रखा है। यानी आरबीआई ने रेपो रेट को दो, यानी आपको एक रेपो रेट रेपो रेट समझने की जरूरत है, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, दोनों आपको निर्धारित किया गया है। इसके विषय में अगर मैं बताऊं तो आरबीआई
यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति के रिकमेंडेशन से रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को निर्धारित किया है। रेपो रेट को 4% रखा गया है जो कि अनचेंज्ड है, और 3.5 जैसा कि आप लोगों को पता ही है 0.5 का अंतर रखा जाता है रेपो और रिवर्स रेपो रेपो में। तो यह भी आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई है, तो आप इसको याद रखेंगे। याद रखना बहुत ही आसान है। एक दो बार अगर इन चीजों को आप पढ़ लोगे, वीडियोस को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के जिस भी तरीके से आप पढ़ लोगे, तो आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन होगा, तो मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न होते हैं वहां पे आप निश्चित रूप से प्रश्न करेक्ट करोगे। आरबीआई के गवर्नर आप लोग सभी को पता है, यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। यानी जिस समय उर्जित पटेल गवर्नर हुआ करते थे, वहां पे यह प्रश्न पूछा गया था। और उसी साल देखोगे कि शक्तिकांत दास को आपको आरबीआई का बनाया गया था। यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत आसान प्रश्न होता है, और इसको भी अगर आप गलत करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट है प्री एग्जामिनेशन का, प्री क्वालिफाई करने का, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यह सजेशन देता हूँ कि आसान जो प्रश्न होते हैं, आसान जो प्रकृति के प्रश्न होते हैं, उसको कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। बड़े जो कठिन प्रश्न होते हैं, जो आपके लिए भी प्रश्न है, अन्य स्टूडेंट के लिए भी कठिन है, तो वहां पे आप अगर गलती भी करते हैं तो वह बहुत ज्यादा समस्या आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आसान प्रश्न क्रिएट गलत कर देते हैं तो वह निश्चित रूप से आपके चयन में एक निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो शक्तिकांत दास के द्वारा 7 अप्रैल 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानने की जरूरत है उसके विषय में मैं बात करूं, तो वह यह है कि 2021 और 22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का प्रक्षेपण 10.5% रखा गया है, और साथ ही साथ पहला क्वार्टर 26.2% का वृद्धि रखा गया है, सेकेंड क्वार्टर में 8.3 का। यह आप याद रखोगे, कभी कभी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न फैक्चुअल प्रकृति के पूछ दिए जाते हैं। तो आपके पास अगर कंसेप्ट है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो निश्चित रूप से आप सही करोगे प्रश्न को। यह फोटो आप देख रहे हो, ये शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के निवर्तमान गवर्नर है। ठीक है, आगे मैं अब वीडियोस को प्रोसीड करता हूं। अगला जो हमारा जानने वाला प्रमुख बिंदु है वह है जन बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ गठजोड़ किया। यानी जन बैंक, आप देख सकते हो कि लघु वित्त बैंक, जन बैंक किस स्थिति का बैंक है, लघु वित्त बैंक है, और आप एक्सिस बैंक को आप समझ रहे हो, और इसी के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है आपको एक्सिस सिक्योरिटीज। ठीक है ना। तो जन लघु वित्त बैंक ने एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ अपना गठजोड़ किया है। और यहाँ से देखो, मैं प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आपसे चर्चा करूं, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्सिस बैंक ने जो किस बैंक के साथ आपको टाई अप किया हुआ है, तो आपको जन लघु वित्त बैंक याद होना चाहिए। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जन लघु वित्त बैंक ने किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है या टाई अप किया है। तो आपको सभी, चाहे प्रश्न किस तरह से भी पूछा जाए, आपका अगर विजन क्लियर है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न को अच्छे ढंग से क्या करते हैं, सही करोगे। ठीक है ना। एक्सिस बैंक का एटीएम आप देख सकते हो, इससे भी आपको क्या होता है, फिगर्स के साथ बताने से मतलब यह होता है कि बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फिगर से भी आपके माइंड में आपको अवस्थित हो जाता है। कभी भी आप अगर उस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगला जो बिंदु बताने के लिए मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह है, यह अपने ग्राहकों को 3 in 1 खाता यह प्रोवाइड कराएगा, के माध्यम से बैंकिंग सेवा भी और साथ ही साथ निवेश के लिए आपको दोनों से संबंधित यह आपको गाइडेंस देगा। चाहे वह बैंकिंग सर्विस हो, चाहे वह आपको इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से संबंधित हो, दोनों से आपको संबंधित यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करके
और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियोस को लाइक करना आप लोग नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ शेयर जरूर से जरूर कर देंगे, जिससे यह मेरा क्लासेस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है। तो आप लोग का यह जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग वीडियोस को यानी मार्गदर्शन आईएएस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले, जिससे पर डे आप लोग के सामने नोटिफिकेशन जाए और आप लोग हमारे सामने नियमित रूप से जुड़ जाए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जानने की जरूरत है आप लोग को, वह यह है 3 इन 1 खाता। जन लघु वित्त बैंक द्वारा बनाए गए बचत बैंक खाते को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है, और साथ ही साथ एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा डीमेट, जिसे खरीद बिक्री डीमेट खाता और ट्रेडिंग खाता, दोनों को बनाए रखता है। इस तरीके से 3 इन 1 सर्विस प्रोवाइड कराता है आपको जन बैंक। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको जानने की जरूरत है, वह यह है कि सुरक्षा वार्ता हुई है, और सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत भारत और वियतनाम के बीच सुरक्षा वार्ता हुई है। यह भी आपको जानने का जरूरत है, क्योंकि यह हम लोग देखो आईआर के अंतर्गत यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत इसको देखते हैं। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के अंतर्गत भी इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग देखते हैं। तो चाहे आप इस खंड के अंतर्गत इसको पढ़ लो, आईआर के अंतर्गत पढ़ लो, आप कहीं भी कहीं से भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कभी भी एग्जामिनेशन हो, पीएससी का एग्जामिनेशन या अन्य कोई एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, या आप स्टेट पीसीएस का एसपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो या एसआई का एग्जामिनेशन दे रहे हो, सभी में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े, मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब कर ले, और लगातार आपके ज्ञान में इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो, करंट अफेयर से संबंधित हो, या ऑप्शनल सब्जेक्ट के से संबंधित हो, प्रत्येक का वीडियोज मैं यथासंभव आप लोग के लिए लाता रहूंगा। और निश्चित रूप से यह बात मैं कह सकता हूं कि आगामी प्री एग्जामिनेशन चाहे यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या जेपीएससी का हो, और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से हमारे क्लासेस के द्वारा जो बच्चे जुड़ेंगे उसको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ भारत और वियतनाम के बीच 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार किया गया है। यानी जो क्षेत्रीय स्थिति है, इसके बीच में भारत और वियतनाम में 6 अप्रैल 2021 को एक बाइलेटरल वार्ता किया है। उसके अंतर्गत किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है, तो वह बिंदु यह है कि विचार विमर्श दूसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता में भाग के रूप में हुआ है। यानी यह दूसरी वार्ता है, यानी समुद्री सुरक्षा मैरीटाइम सिक्योरिटी के संबंध में यह वार्ता हुआ है। उसके अंतर्गत परामर्श में दो देशों के बीच समुद्री सुरक्षा का विषय और साथ ही साथ क्षेत्रीय सहयोग की गतिविधियों के क्षेत्र में विकास का आदान प्रदान हुआ। देखो होता क्या है कि समुद्री सुरक्षा, जैसे समुद्र की सुरक्षा भी जरूरत होती है, क्योंकि जो मालवाहक जहाज को बहुत सारे समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है, और इसी समस्या के समाधान के लिए बाइलेटरल रिलेशन के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, मल्टीलेटरल रिलेशन के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा की बात की जाती है। और साथ ही साथ जब कोई देश आपको बाइलेटरल रिलेशन को डेवलप करने के दायरे के अंतर्गत वार्तालाप करता है, तो क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित बातों को भी जिक्र किया जाता है। सेम उसी तरीके से भारत और वियतनाम ने भी वार्ता किया हुआ है, और समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के विषय में बात किया है। अगला जो करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, तरुण बजाज के विषय में है। तरुण बजाज को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम आप लोग जरूर याद रखोगे, तरुण बजाज, और राजस्व सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग में स्थानांतरित करते हुए सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया है। यानी जो आर्थिक मामलों का सचिव थे तरुण बजाज, उनको राजस्व विभाग में स्थानांतरित यानी
उनका ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ जो है ना शीर्ष नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है। और यह आप बगल में आप क्या देख रहे हो, यही है राजीव बजाज। राजीव बजाज को आप लोग देख रहे हो। मैं पिक्चर के साथ आप लोग को इसीलिए करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ कि पिक्चर आप देख लेते हो तो आपके मन मस्तिष्क में वह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्थान स्थापित कर लेता है। अगला जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद से बजाज राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के सिविल सेवक है अजय सेठ को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ से बजाज का ट्रांसफर कहाँ हुआ है, राजस्व विभाग में हुआ है, और उनके जगह पे अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वह यह है कि जियो के संबंध में है। आज आप लोग जो है ना जियो के संबंध में हमको लगता है विशेष बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग के पास इसका सिम और मोबाइल फोन होते हैं। जियो ने क्या किया है कि जियो को 500 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचेगा एयरटेल। वर्तमान में आप देखोगे कि जियो के जियो की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है, इसीलिए जो अन्य आपको सेवा प्रदाता कंपनियां हैं वे अपने स्पेक्ट्रम को जियो के साथ बेच रही है, नहीं तो समझौता के अंतर्गत शेयर कर रही है। उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड को 1,037.76 करोड़ यानी 10,137.6 करोड़ रुपए में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम, आपको पता होगा स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार जो आप लोग जो फोन पे वार्तालाप करते हो वह आपको स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आपको मिलता है। और आपका देखते हैं कि बहुत सारा फोन अगर नहीं लग पाता है, इसका मतलब होता है कि स्पेक्ट्रम जो है ना छोटा, जिसका स्पेक्ट्रम ब्रॉडबैंड ज्यादा होता है वहां से आप बहुत जल्दी आपका फोन कनेक्ट हो जाता है, आप बड़ा अच्छे ढंग से बात करते हैं। तो भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को बेचने का फैसला किया है अपने स्पेक्ट्रम बैंड को। वायु तरंग यानी स्पेक्ट्रम को तीन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में कितना 3.75 मेगाहर्ट्ज, मुंबई में कितना 2.50 मेगाहर्ट्ज और दिल्ली में कितना 1.25 मेगाहर्ट्ज स्थानांतरित किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय एयरटेल के द्वारा, यानी एयरटेल किसको देगा, जियो को देगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग के यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखोगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछे ही जाते हैं। रिलायंस जियो को भविष्य में स्पेक्ट्रम से संबंधित 459 करोड़ रुपए देने होंगे। किसको देने होंगे, यह आपको एयरटेल को देने होंगे। ठीक है, यह समझौता स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के तहत दिशा निर्देश के अनुसार हुआ है। यानी कोई भी अपना स्पेक्ट्रम जो पहले सरकार से आपको बोली लगा करके खरीद चुका है, वह अगर चाहे तो अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को बेच सकता है। उसी समझौते के अंतर्गत या गाइडलाइन के अंतर्गत एयरटेल ने अपना जियो को जियो को आपको क्या दिया है, अधिकार दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह हम लोग यह देखेंगे कि आज का, जैसे मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, मार्गदर्शन मार्गदर्शन आईएएस। देखो, चैनल बाय अजीत सिंह, आप चैनल के साथ अगर जुड़े हैं, आप सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। चैनल जब आपके साथ आपके लिए इतना मेहनत करके और नई नई जानकारियां लेकर के आपके सामने आता है, तो आप लोग का भी यह कर्तव्य बनता है कि आप वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को आप लाइक करें। और हमारे इस क्लास का नाम है करंट अफेयर शो, और यह शो तभी मोस्ट आपको जो है ना आपको आपके सामने उपस्थित होता रहेगा जब आपका इसके साथ लगाव बना रहेगा, जब आप इस शो से लाभान्वित होते रहेंगे, तभी मेरा यानी मैं अजीत सिंह आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर शो लेकर के आता रहूंगा। आप लोग मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप लोग हमारे साथ बेल आइकन को प्रेस करके पर्सनलाइज्ड करके आप हमारे साथ पर डे जुड़ सकते हैं।
और प्रत्येक दिन करंट अफेयर से संबंधित, आपको हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, आईआर से संबंधित, जो भी एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन से संबंधित प्रत्येक दिन वीडियोस आपके अपलोड होते रहेंगे। आप लोग के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल है मार्गदर्शन आईएएस। यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े, ज्यादा संख्या में जुड़े, लाइक और शेयर करते रहे। आज के वीडियोस को मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं अजीत सिंह एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।